Hello student, I myself Gurmeet Singh, Assistant Professor at ABSIT College of Engineering गाजियाबाद। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरी मैनेजमेंट। किस तरीके से हमने मेमोरी को मैनेज करना है। मैनेज करना मतलब किस तरीके से मेमोरी को हम एफिशिएंटली यूज कर सकें। थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम में क्या कंपोनेंट्स थे और उन कंपोनेंट्स के अंदर एक मेमोरी भी कंपोनेंट था जिसके अंदर हम कुछ भी डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी रहती है। और मेमोरी क्या करती है? मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी, अगर प्राइमरी मेमोरी इट इज अ फास्ट वोलेटाइल मेमोरी, इट हैज टू टाइप। अगर हम देखते हैं तो इट हैज टू टाइप। वन इज द स्टैटिक रैम। जो स्टैटिक रैम है इट इज फास्ट एंड एक्सपेंसिव, and on other hand dynamic RAM is cheaper and slower. Dynamic RAM is cheaper and slower. और अगर हम बात करते हैं रोम की बात करते हैं तो रोम जो है वो परमानेंट स्टोर करती है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास प्रॉम है, ई प्रॉम है, प्रोग्रामेबल रोम है, जिसे हम हमारा जो मैन्युफैक्चरर एक बार उसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन को फिक्स करता है, उसे हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, डेट इज पीरोम। ई प्रॉम जिसे हम वंस टाइम इरेज करके दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर टू टाइप्स है, रैम है, रोम है। और सेकेंडरी के अंदर हमारे पास क्या है? हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है। अब हमें क्या करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने किस तरीके से एफिशिएंटली यूज करना है। और हमारी जो रैम रहती है वो क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। और रैम को हमें फ्री करना है ताकि हमारी जो करंट इंस्ट्रक्शंस है, डेटा है, वो क्या हो सके? एग्जीक्यूट हो सके। दैट इज कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग कंप्यूटर मेमोरी एफिशिएंटली सो दैट programs can run properly. In an embedded system computer, multiple programs need to use memory and memory is limited. जैसे कि मैंने बोला कि मेमोरी लिमिटेड रहती है और उस मेमोरी को हमें एफिशिएंटली यूज करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या? या तो सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा या वो जो करंट एग्जीक्यूशन है वो हो ही नहीं पाएगी। तो हमें क्या करना है? इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक रहती है जिसे हम मेमोरी मैनेजमेंट बोल रहे हैं, हमने मेमोरी को फ्री करना है। यानी हमने प्राइमरी मेमोरी का कुछ जो पार्ट है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं या डेटा है जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम उसे कुछ प्रोसेस में डिवाइड कर देंगे। और उस प्रोसेस से, जैसे सपोज हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है, उसको हम क्या करते हैं, जो रैम के अंदर करंट एग्जीक्यूशन होगा और रैम लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे? उसे स्वैप करके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अगर सपोज हमारी एक इंस्ट्रक्शन है, उसको हम डिवाइड करते हैं प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, और करंटली हम क्या करते हैं? 1 और 2 पे काम करते हैं और 3 हमें एट ए टाइम नहीं चाहिए, तो हम उसे क्या करते हैं? स्वैप करके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी फ्री रहती है, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। जब हमारा 1 और 2 एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो हमने प्रोसेस 3 सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट किया था उसको हम दोबारा से प्राइमरी मेमोरी में लेके आते हैं और उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट। इस तरीके से मेमोरी हमारी एफिशिएंटली यूज होगी और हर इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस फॉर्म के अंदर जिसे हमने डिवाइड किया था वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो पाएगी और हमारा जो सिस्टम है वो हर जो इंस्ट्रक्शंस है उसको क्या कर पाएगा? वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इसके अंदर जैसे ही हमारी रैम फुल होती है तो हम उसे क्या करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर या सेकेंडरी डिवाइस के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। इफ रैम बिकम फुल, सम प्रोसेस दैट आर नॉट एक्टिवली नीडेड आर मूव टू द सेकेंडरी स्टोरेज लाइक ए हार्ड डिस्क और द सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। एक फिगर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारी वो स्टोरेज है जिसके अंदर प्रोसेसर क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। प्रोसेसर को यहाँ पर इसके साथ इंटरेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या रहता है? स्पेस लिमिटेड है या एनी हाउ किसी भी रीजन से फुल हो जाता है।
तो हम इसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे, इसे बोलते हैं स्वैप आउट। अगर मान लो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि प्रोसेस को हमने एक करंट एग्जीक्यूशन को हमने 3 प्रोसेस में डिवाइड कर दिया, इसमें से कुछ यही रखा और कुछ को हमने शिफ्ट कर दिया। जैसे कि यहां पर जो मैंने ऐसे फिगर दिखाया, तो प्रोसेस 1 को मैंने क्या कर दिया, स्वैप आउट कर दिया। यहां पर हमारा जो प्रोसेसर है वो करंट एग्जीक्यूशन को जब ओवर करेगा तो जिसको शिफ्ट किया था उसे हम दोबारा से यहां लेके आएंगे, मेन मेमोरी में लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड द स्वैप्ड इन। तो इस तरीके से स्वैप्ड आउट और स्वैप्ड इन के वे से हम मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द स्कैटर्ड मेमोरी। हमारा जो सेकेंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइमर एंड काउंटर्स। टाइमर एंड काउंटर्स, अगर हम टाइमर की बात करते हैं तो टाइमर क्या करता है, किसी भी इवेंट का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन बताता है कि इस टाइम इंटरवल के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो अगर यहां पर करते हैं, a timer is a device that count time. It measure how long something takes or control the timing of the action in the system. अगर हम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर कुछ हम इससे टाइप के जाते हैं तो इसके अंदर क्या रहेगा, डिले टाइमर रहेगा। जैसे एक माइक्रो कंट्रोलर एलईडी को कुछ टाइम के लिए डिले करता है, दैट्स अ डिले टाइमर। इसके अंदर अगर मैं दिखाता हूं तो यहां पर हमारे पास डिले टाइमर आएगा, ये डिले करेगा एलईडी ब्लिंकिंग इन अ माइक्रो कंट्रोलर। और दूसरा क्या है इसके अंदर, इंटरवल टाइमर। इंटरवल टाइमर मींस 2 इंटरवल के बीच का जो टाइम है। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स, जिसके अंदर 2 सिग्नल्स के बीच में जो इंटरवल रहेगा, रेड टू ग्रीन या ग्रीन टू रेड, जो ड्यूरेशन रहेगा वो एक क्या रहेगा, इंटरवल टाइमर रहेगा, वो फिक्स रहता है। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं, हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आप माइक्रोवेव ओवन है, उसके अंदर भी टाइमर होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम जो हमारा टास्क होता है कंप्लीट करवाते हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वॉच डॉग टाइमर। वॉच डॉग टाइमर क्या करता है, किसी भी सिस्टम को रीसेट करता है ताकि वो क्रैश ना हो। तो इसके लिए एक फिगर हम देखते हैं वॉच डॉग टाइमर के लिए। यहां पर हमारे पास एक फिगर है, जैसा कि हमारे पास एक प्रोसेसर है और एक वॉच डॉग टाइमर है। अब क्या है, यहां पर मैंने इसके अंदर जो हमारा कंट्रोलर है, जो प्रोसेसर है और जो हमारा वॉच डॉग टाइमर है, उसको एक क्लॉक के साथ फिक्स कर दिए। ये क्लॉक कॉन्टिन्यूसली दोनों को इंटरेक्ट कर रही है। लेकिन यहां पर एक जो देखने वाली चीज है, जो कंट्रोलर है उसकी जो आउटपुट है वो रेगुलरली किस में जा रही है, वॉच डॉग टाइमर के अंदर जा रही है। मीनिंग क्या हुआ कि यहां से यहां पर जो क्लॉक जा रही है कंट्रोलर से वॉच डॉग टाइमर, वो इस चीज का इंडिकेट कर रही है कि कंट्रोलर की जो प्रोसेसिंग है वो एक्यूरेट है, वो सही काम कर रहा है। लेकिन अगर इन केस में अगर मानो कि हर सेकंड बाद कंट्रोलर से, माइक्रो कंट्रोलर से वॉच डॉग टाइमर के अंदर एक क्लॉक जा रही है, अगर इन केस वो नहीं आती, वो मिसिंग होती है, तो हमारा वॉच डॉग टाइमर क्या अज्यूम करेगा कि प्रोसेसर किसी रीजन से काम नहीं कर रहा। अब ये रीजन क्या हो सकता है कि उसका सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें कुछ एरर आ गई है, उसकी कोडिंग में एरर आ गई है, या जो उसका हार्डवेयर है माइक्रो कंट्रोलर का उसके अंदर एरर आ गई है। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा क्रैश ना हो तो इसे ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इस नौबत से जैसे ही टाइम आउट होएगा, इसे यहां से यहां पर अगर एक क्लॉक नहीं मिलती तो उससे पहले ही वो क्या कर देगा, यहां पर इसे रीसेट कर देगा ताकि हम क्रैश को क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। तो ये हमारे उस कंडीशन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर मान लो पेस मेकर है और पेस मेकर के लिए अगर हमने यहां पर इसको चूज किया हुआ है, हमारा जो प्रोसेसर है वो किसके साथ कनेक्टेड है, तो पेस मेकर की वर्किंग बंद ना हो जाए, जो पेशेंट है उसे कुछ नुकसान ना हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर ये
जो सिस्टम है उसे क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, ताकि ऐसी कंडीशंस, ऐसी जो जो हैपनिंग्स है उनसे बचा जा सके। तो वॉच डॉग टाइमर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर अगर एक दो लाइंस देखते हैं, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टाइमर यूज्ड इन द एम्बेडेड सिस्टम टू प्रिवेंट सिस्टम क्रैशेस, ताकि क्रैश से बचा जा सके। इट एक्ट लाइक अ सुपरवाइजर दैट कीप चेकिंग वेदर द सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपर्ली। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कंट्रोलर से वॉच डॉग टाइमर के अंदर क्लॉक आ रही है, यानी वॉच डॉग टाइमर रिसीव कर रहा है, तो उसका वो क्या समझता है वॉच डॉग टाइमर कि हमारा प्रोसेसर एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर उसे नहीं मिलेगी तो अज्यूम करेगा कि उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कहीं दिक्कत आ गई है। तो इफ द सिस्टम फ्रीज, hangs or stop responding, the watchdog timer automatically restart it to fix the issue। तो उसे रीस्टार्ट कर देगा ताकि ऐसी क्रैश वाली नौबत से बचा जा सके। तो आई थिंक ये टॉपिक हमारा इधर कंप्लीट हो गया। हम अब नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, इसका काउंटर पे चलते हैं। अगर हम काउंटर पे चलते हैं तो काउंटर क्या करता है, काउंट करता है। काउंट क्या करता है, पल्सेस को काउंट करता है। पल्सेस को काउंट करने का मतलब है जैसे जीरो से अगर हम किसी डोर के अंदर एंट्री करते हैं और वहां पर हमारी जो एंट्री है वो जैसे हम उसको पास करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी। जीरो से शुरू होता है, कोई भी काउंटर है उसकी काउंटिंग क्या होती है, जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से अगर मैं एक बात करता हूं कि 8 बिट काउंटर होगा तो उसकी काउंटिंग क्या होगी। अगर 8 बिट है तो 2⁸ यानी 256। तो 256 अगर जीरो से शुरू होता है तो उसकी काउंटिंग जीरो से बढ़कर कितनी जा सकती है, 255 जा सकती है। तो काउंटर क्या करता है, पल्सेस को काउंट करता है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं काउंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास थ्री टाइप्स रहते हैं। पहला क्या रहता है, अप काउंटर रहता है, जो क्या करता है, अप काउंटिंग करता है। वो 0 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर हम किसी डोर से जाते हैं कहीं सिक्योरिटी पर्पस से, तो वहां पर काउंटिंग जीरो से शुरू होगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डाउन काउंटिंग, तो डाउन काउंटर इसका क्या रहता है, रिवर्स रहता है। डाउन काउंटर क्या करता है, मैक्सिमम लिमिट से क्या करता है, जीरो की तरफ आता है। अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं तो हमारे घर के अंदर जो वॉशिंग मशीन है उसका जो टाइमर सेट करते हैं वो क्या आएगा, डाउन काउंटर में आएगा। ऐसा ही आप माइक्रोवेव ओवन में ले सकते हैं। ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही वो क्या आएगा, टाइमर डाउन काउंटर पे आएगा, काउंट करते करते वो टाइम को जीरो करेगा तो वैसे ही बजर ऑन हो जाएगा, यानी जीरो मतलब आ गया। आपको क्या करना है, उसे रीस्टार्ट करना है या आपका जो टास्क था वॉश वाला वो पूरा हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं तीसरे तरह के काउंटर होते हैं जिसके अंदर अप डाउन काउंटर का क्या रहता है, मिक्स रहता है। उसमें अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, मतलब साइमल्टेनियसली एक ही सिस्टम के अंदर दोनों ऑप्शन है। इट इज इंक्रीजिंग द काउंटर इज इंक्रीजिंग द काउंट और इट इज डिक्रीजिंग द काउंट। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं तो अगर एलिवेटर का बात करें यानी लिफ्ट की बात करें तो उसके अंदर अप ऑप्शन भी रहता है और डाउन ऑप्शन भी रहता है, यानी अप डाउन काउंटर क्या करता है, दोनों ही करेगा, अप भी करेगा डाउन भी करेगा, यानी एलिवेटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइमर एंड काउंटर। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमर इज द रियल टाइम काउंटर। इसके लिए हम देखते हैं यस, रियल टाइम काउंटर क्या करता है। रियल टाइम काउंटर हर सिस्टम में मिलता है। अगर मैं आप मोबाइल फोन की बात करता हूं, लैपटॉप की बात करता हूं, उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, इनबिल्ट सिस्टम लगा रहता है जो क्या करता है, जो टाइम, डेट, मंथ, ईयर सब कुछ क्या करता है। अगर हम उसे पावर ऑफ भी करते हैं लेकिन दोबारा से ओपन करते हैं तो वो चीजों में चेंज नहीं आता। तो कुछ ना कुछ ऐसा तो लगा ही हुआ है। इस डायग्राम से मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि रियल टाइम जो क्लॉक है उसको हम सिस्टम आउटसाइड बंद रहता है लेकिन एक इंटरनल बैटरी रहती है जो क्या करती है, जो उसे ऑल द टाइम क्या रखती है, ऑन रखती है। जैसे कि इसके अंदर जो रियल टाइम क्लॉक है उसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं ये नहीं है, ये तो सिर्फ है कि इसे एक बैटरी मिल रही है, यानी जो इसके अंदर हमने एक बार टाइम डेटा है तो वो एक्यूरेटली बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वार्ट्ज ऑसिलेटर भी यूज करते हैं जो रेगुलरली इस सिस्टम को क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड कर रहा है। एक रिक्वायरमेंट इसकी वर्किंग के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल रहती है और इसके साथ साथ ये जो पूरा सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली जब हम इसके साथ करते हैं
कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता रहता है, टाइम को, डेट को एंड वो करता रहता है, अपडेट रखता है, चाहे सिस्टम एक्सटर्नली हम बंद भी कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। It has a quartz crystal oscillator which generates a steady state clock to measure the time accurately. इससे क्या है, आवर्स है, मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, डे, मंथ एंड ईयर इन द मेमोरी। एक पॉइंट और भी है, ये सारी चीजें कहाँ स्टोर होती हैं, जो चीजें अब यहाँ पर अपडेट हो रही हैं, तो इसको स्टोर करने के लिए इस आरटीसी के अंदर, रियल टाइम क्लॉक के अंदर एक रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स हम जैसे कि जानते हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जितना भी अपडेट हो रहा है, क्योंकि वो बैटरी बैकअप है, क्लॉक भी मिल रही है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या कर रहा है, क्लॉक भी प्रोवाइड कर रहा है, तो जो भी अपडेट हो रहा है उसे हम किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी रजिस्टर्स के अंदर। तो रियल टाइम क्लॉक के अंदर हमें ये चीज एक्यूरेटली मिलेगी और इसे हम अपने जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप हैं, उसके अंदर इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक रहता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टम को डिजाइन करते वक्त हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक टॉपिक रहेगा इन सर्किट इमुलेटर। तो ये इन सर्किट इमुलेटर हमारे सॉफ्टवेयर यानी कोडिंग को चेक करता है, कोडिंग को चेक करने में हमारी हेल्प करता है। ये जो इमुलेटर है ये क्या है, ये हमारा प्रोसेसर का एक डुप्लीकेट है, यानी हम अपने प्रोसेसर में चेक करने से पहले अगर हमारा इन केस हार्डवेयर रेडी नहीं है तो इन सर्किट इमुलेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसे चेक कर सकते हैं। एक लाइन पढ़ना चाहूंगा, व्हेन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम वी नीड टू टेस्ट एंड फिक्स एरर्स। अब यहां पर है कि चेक करने का रीजन क्या है कि ताकि हम उसके अंदर जो कोड है उसकी एरर्स को क्या कर सके, एरर निकाल सके, उसे डीबग कर सके। तो डीबग करने के लिए हमारे पास इन सर्किट इमुलेटर है जो हमारे सॉफ्टवेयर की कोडिंग को क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, ताकि उसे हम एफिशिएंटली यूज कर सके। जो है जब हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट क्या रहता है, हार्डवेयर डीबगर। हार्डवेयर डीबगर टूल क्या करेगा, हमारे जो एक तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है कोडिंग के अंदर, अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो दिक्कत कहां आ सकती है, हार्डवेयर में दिक्कत आ सकती है। यानी अगर हमने हार्डवेयर खुद से बनाया, माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर सब खुद से फिक्स किए पीसीबी पर, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, यस आ सकती है। यानी जो हमने जो कंपोनेंट फिक्स किए हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे पास क्या क्या टूल हो सकते हैं, मल्टीमीटर चाहिए, यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स के नाम भी लिखे हैं। और हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं बहुत ही माइन्यूट कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, देख नहीं सकते उन्हें। तो उसे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हम उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा मल्टीमीटर है, अगर कोई कंपोनेंट के अंदर हमने रीचेक करना है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सारे कंपोनेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे सीआरओ की से टेस्टिंग, लॉजिक एनालाइजर, फंक्शन जनरेटर। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं जो हमारे क्या करेंगे, हार्डवेयर के अंदर से हार्डवेयर को डीबग करने में हेल्प करेंगे। क्या अगर हार्डवेयर और दोनों सॉफ्टवेयर ठीक होंगे तो उनको हम इंटीग्रेट करके फाइनल डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी उसे मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि किस तरीके से हमने इन सर्किट इमुलेटर और टारगेट हार्डवेयर डीबगिंग से दोनों को अंदर से, एक से सॉफ्टवेयर को और एक से हमने हार्डवेयर को डीबग किया। A debugging tool that replaces the actual processor, debugging on the real microcontroller। तो ये हमारा हार्डवेयर है और ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इन दोनों को हम रेक्टिफाई करके फाइनल एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।